मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं भूगोल की कक्षाओं के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है उद्योग यानी इंडस्ट्री। इसी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं, इसकी मूलभूत अवधारणा क्या है, और उसके बाद में उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे कि उद्योगों को किस किस प्रकार से किन किन रूपों में विभाजित किया गया है, और उसके बाद में उद्योगों की अवस्थापना को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे विभिन्न उद्योगों का विश्व वितरण क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं और किन नगरों में उनका संकेंद्रण हुआ है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं उद्योग क्या है। हमने आपको प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बताया था प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कि कृषि और खनन, पशुपालन, मछली पालन, वन वस्तु संग्रहण, आखेट यानी शिकार करना, ये सब क्रियाएं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। लेकिन उद्योग जो है एक द्वितीयक क्रियाकलाप है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। ये द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। इसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार से प्राप्त वस्तुओं को, जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं, उसको संशोधित करते हैं, परिवर्धित करते हैं और उसको एक नया स्वरूप प्रदान कर देते हैं, जिससे उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है और उसको हम बाज़ार में उपलब्ध करा करके उसको विक्रय कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उद्योग एक ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें हम प्राइमरी प्रोडक्ट से प्राप्त पदार्थों को संशोधित करते हैं, उसको एक दूसरे स्वरूप में बदलते हैं और फिर उसको हम बाज़ार में बिक्री के लिए भेज देते हैं। मैं उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन है। जैसे मान लीजिए गेहूं का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो गेहूं का प्रोडक्शन एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। लेकिन गेहूं को अगर हम आटा मिल जो होता है उसमें भेज करके उसका मैदा बना देते हैं, आटा बना देते हैं, या उसके द्वारा दूसरा प्रोडक्ट बिस्कुट वगैरह बना देते हैं, तो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट हो जाता है और उसकी डिब्बाबंदी करके पैकिंग करके उसको हम मार्केट में बेच देते हैं। तो इसको जो हम मिल में ले जाते हैं तो वहाँ पर इसके स्वरूप में हम संशोधित कर देते हैं, इसके मूल्य में इसको परिवर्धित कर देते हैं, इसके मूल्य में जाके वृद्धि हो सके, इसका एक स्वरूप हम दूसरा दे देते हैं, तो वो जो है औद्योगिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है। अब जैसे मछली का पालन है, ये एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ये आता है। बहुत से मनुष्य, आदिवासी समाज के लोग आज भी जंगलों में मछली पकड़ते हैं, जंगलों से लकड़ी काटते हैं, जंगलों में स्थित तालाबों से मछली पकड़ते हैं। लेकिन जब उस मछली का हम व्यापारिक पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं, व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन करते हैं और उसका तेल निकाल करके उसकी औषधि बना देते हैं, दवाइयाँ वगैरह बना देते हैं, तो वो जो है द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है, यानी उद्योग के अंतर्गत वो गतिविधि आ जाती है। तो कहने का मतलब है उससे जब हम औषधि बना देंगे, दवा बना देंगे, मेडिसिन, तो उसके मूल्य में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी और वो एक बहुमूल्य पदार्थ के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें प्राथमिक उत्पाद से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको संशोधित, परिवर्धित करके हम एक नया स्वरूप प्रदान कर देते हैं
और उसको बाजार में विक्रय के लिए भेज देते हैं। तो यह प्रक्रिया जो अपनाई जाती है इसी को हम उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। इसके लिए कारखानों की स्थापना की जाती है, श्रमिक रखे जाते हैं और मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है, तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें बौद्धिक कार्यकुशलता वाले व्यक्ति यानी मनुष्य भी होते हैं जो इन सब प्रक्रिया को एक सुचारू ढंग से संपादित करते हैं। तो हम चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा। औद्योगिक क्रिया के अंतर्गत 3 चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। जहाँ भी उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं वहाँ पर 3 चीज़ें इस क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। पहला, किसी भी पदार्थ को हम उसकी प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकालते हैं, जैसे लौह अयस्क, आयरन ओर। इसको निकालने की प्रक्रिया जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। खानों को खोद करके उनसे लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है और फिर उनको जो है हम उसके स्वरूप को बदलते हैं, उसको लाते हैं फैक्ट्रियों में, उद्योग धंधों में, उद्योगों में लाते हैं उसको, फैक्ट्रियों में, कारखानों में। और फिर उस लोहे में चारकोल, कोक, चूना पत्थर मिला करके झोंका भट्टियों में उसको गलाया जाता है, उसकी अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं और उससे इस्पात बना दिए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो होता है वो निर्माण कार्य होता है, विनिर्माण कार्य होता है। और फिर थर्ड स्टेज होती है कि जो वस्तु हम तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्शन जो हो रहा है जिस वस्तु को, उसको हम मार्केट में उपलब्ध कराते हैं, बाजार में भेज देते हैं। यदि विक्रय, उसको हम विक्रय हेतु कहाँ भेजते हैं? बाजार में। तो ये 3 चीजें, यानी प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकालना और फिर उसको एक दूसरा स्वरूप प्रदान करना और फिर तैयार माल को बाजार में बेचना, ये पूरा जो है औद्योगिक क्रियाकलाप के अंतर्गत इनको हम सम्मिलित करते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उद्योग एक ऐसी व्यावसायिक या आर्थिक क्रियाकलाप है जिसके अंतर्गत हम प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त पदार्थों को संशोधित और परिवर्धित करके उसको एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं और जिससे उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है और उसको हम बाजार में विक्रय तक भेज देते हैं। तो ये हो गया आपका उद्योग क्या है और उद्योग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जब किसी उद्योग की स्थापना की जाती है तो उससे जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक होता है उपभोक्ता वस्तु, जो भी निर्माण होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है उपभोक्ता वस्तु, कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स, यानी उसको हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। कैपिटल गुड्स, तो ये 2 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किसी भी उद्योग धंधे से होता है। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी उत्पादन प्रक्रिया में उसका प्रयोग, जो भी वस्तु का निर्माण होता है उसका प्रयोग सीधा जो है मनुष्य कर सकता है, यानी सीधा उपभोक्ता तक उसकी पहुंच होती है, उपभोक्ता जो है उसको ग्रहण करता है। जैसे बेकरी उद्योग लगाया गया, तो बेकरी उद्योग में ब्रेड, बिस्कुट और भी जो मक्खन, पनीर वगैरह ये सब भी इनका उत्पादन होता है। इनको हम प्रतिदिन उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार किसी फैक्ट्री या कारखाने में उत्पादित करके सीधा उपभोक्ताओं तक हम पहुंचा देते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, यानी एक भी बार प्रोडक्शन हुआ और वो सीधा उपभोक्ता तक पहुंच गया। दूसरा होता है कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं
जो किसी कारखाने या फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन तो किया जाता है, लेकिन वो सीधा उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता है। उस वस्तु को जो है दूसरे उद्योग जो है प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा इस्पात उद्योग है, अभी ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ाते हैं आपको। लोहा इस्पात उद्योग है। अब लोहा इस्पात उद्योग को, इससे जो इस्पात बनाया जाएगा, स्टील बनाया जाएगा, उसको दूसरे उद्योग में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कोई मशीन बनाना है, रेल के डिब्बे बनाना है, रेल के इंजन बनाना है, या विभिन्न प्रकार के इंजन बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण करना है, मशीनें अन्य बनानी हैं, ठीक है, परिवहन के साधन जो हैं, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, इन सबको बनाना है, तो उनके लिए यह उद्योग एक आधारभूत उद्योग का काम होता है। तो इस प्रकार के उद्योग में जो भी वस्तुएं या जो भी पदार्थ निर्मित किए जाते हैं, उन वस्तुओं को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा कि जो भी हम औद्योगिक प्रक्रिया में जो भी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स उस गुड्स को कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं, वस्तु को कहते हैं जो किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में सीधे उपभोक्ता तक पहुंच जाती है। कैपिटल गुड्स उसको कहते हैं जो कई चरणों में, कई भागों में डिवाइड होकर के, कई स्तरों पर डिवाइड होकर के तब उपभोक्ता तक वो चीज़ें पहुंचती हैं, तो उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण में बता दिया। अब हम चलते हैं जो मुख्य बिंदु है उद्योगों के वर्गीकरण पर। उद्योगों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम मुख्य रूप से चलते हैं। तो पहला है उद्योगों का वर्गीकरण। चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सबसे पहले हम आ जाते हैं श्रम या आकार के आधार पर। श्रम या आकार के आधार पर, यानी किसी भी उद्योग में श्रमिक कितने काम कर रहे हैं, या वह उद्योग छोटा है या बड़ा है, इसके आधार पर हम उद्योगों को सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो आते हैं उद्योग, वो मुख्य रूप से तीन उद्योग आते हैं, एक कॉटेज इंडस्ट्री और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम आते हैं कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा वृहत या बड़े पैमाने के उद्योग। ये तीन प्रकार के उद्योग होते हैं आकार के आधार पर। पहले हम इनको समझते हैं। तो पहला है कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो, यानी यह निर्माण, ये औद्योगिक निर्माण की सबसे एक छोटी इकाई होती है कुटीर उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में एक परिवार और उस परिवार के जो सदस्य होते हैं मिल करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी इसकी इकाई बहुत छोटी होती है। एक पारिवारिक उद्योग भी इसको कह सकते हैं, घरेलू उद्योग भी इसको कह सकते हैं, कुटीर या घरेलू उद्योग। यानी एक घर या एक परिवार के जो मुख्य सदस्य होते हैं या उसके अन्य सदस्य होते हैं, वो मिल करके जब किसी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अब इस किसी और विशेषता में बता दूं मैं,
इसमें होता क्या है कि इसमें स्थानीय जो प्रोडक्ट होते हैं, स्थानीय उत्पाद होते हैं, उनका ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो आसपास वस्तुएं होंगी उन्हीं का ये प्रयोग करके और वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो एक परिवार जिस वस्तु का उत्पादन करता है वो दूसरे परिवार से जो है उसकी अदला बदली भी कर लेता है। इसमें जो अतिरिक्त माल उत्पादन किया जाता है, यानी इसमें होता क्या है कि एक परिवार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन करता है, लेकिन जो अतिरिक्त बचता है उसको वो दूसरे स्थानीय बाज़ारों पर भी जाकर के उसको वो बिक्री कर देता है। तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि एक परिवार होता है जिसमें 3, 4 या 5 सदस्य होते हैं, यानी छोटा आकार का होता है, और उसमें स्थानीय उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। जो भी अतिरिक्त माल तैयार होता है उसको स्थानीय बाज़ारों में, जो साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं, वहाँ पर ले जा कर के ये उसकी बिक्री कर देते हैं। तो इस कुटीर उद्योग में जैसे कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाना, बर्तन वो कौन सा बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन। आज भी कुम्हार तमाम प्रकार के बर्तन जो है, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, और उसको समय समय पर विभिन्न त्योहारों पर जो है उसकी बिक्री करते हैं। जैसे दीपावली का जब समय आता है तो कुम्हार लोग दियाली बना करके मिट्टी की बेचते हैं। इसी प्रकार से सुराही है, मटकी है, घड़ा है, इन सब का भी प्रोडक्शन कुम्हारों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से भारत में जुलाहे जो थे पहले, वो भी वस्त्र बनाने का काम करते थे, एक बुनकर के रूप में काम करते थे। तो इस प्रकार में से कुटीर उद्योग के अंतर्गत जो आवश्यक दैनिक उपभोग की चीज़ होती हैं उनका इस्तेमाल उस परिवार के लोग एक औद्योगिक इकाई के रूप में करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो वन से उत्पाद पदार्थ होते हैं उनके द्वारा डेलिया, खैंची और भी बर्तन जो है बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है, एक छोटे परिवार तक ही सीमित रहते हैं। इसमें स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनमें अदला बदली की भी प्रथा होती है, और जो अतिरिक्त माल तैयार होता है उनको स्थानीय बाज़ारों में बेच देते हैं। मिट्टी कुम्हार के द्वारा मिट्टी का बर्तन बनाया गया, और क्या कहते हैं, जुलाहों द्वारा कपड़ा बुनना, साज सज्जा का सामग्री बनाना, ठीक है, गृह निवास से संबंधित सामग्री बनाना, ये सब जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये शायद में आपको स्पष्ट हो गया। दूसरा है लघु उद्योग या स्मॉल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योग ये होते हैं। इनका आकार और इनमें निवेश की जो मात्रा होती है, पूंजी निवेश की, वो समय समय पर निर्धारित होती रहती है और ये बदलते रहती है। सामान्य रूप से कहा गया है कि लघु उद्योग जो होते हैं, यानी स्मॉल उद्योग, इनमें 50 श्रमिक काम करते हों और किसी भी प्रकार के मशीन की सहायता न ली जाती हो, तो ऐसे उद्योग को हम लघु उद्योग की श्रेणी में रखेंगे। और अगर मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है तो श्रमिकों की संख्या घट करके 20 हो जाएगी। ये माना जाता है 20 श्रमिक और छोटे स्तर की जो मशीनें होती हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको हम लघु उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसमें श्रमिकों की संख्या 50, अगर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, श्रम का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है और मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, तो 20 श्रमिक की आवश्यकता होगी। ऐसे उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन यही नहीं है, भारतीय उद्योगों में और विभिन्न देशों के उद्योगों में जो लघु स्तर के उद्योग होते हैं उनमें बहुत ही अंतर पाया जाता है। उसमें पूंजी निवेश की मात्रा, जो भी कारखाना होगा उसका किराया, ये सब भी जो है जोड़ा जाता है। लघु उद्योग मुख्यतः 3 स्तर के होते हैं। एक होता है सूक्ष्म उद्योग, यानी बहुत ही छोटा उद्योग, और दूसरा होता है लघु उद्योग, और तीसरा होता है मध्यम श्रेणी का उद्योग। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब एक मानक इसका माना गया है कि जैसे अगर भूमि और निवेश की सामग्री को छोड़ दिया जाए, यानी जो हम पूंजी क्या कहते हैं, जो मशीनरी लगाते हैं और जो भूमि का किराया होता है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो सूक्ष्म उद्योग में निवेश की लागत 25 लाख और लघु उद्योग में निवेश की लागत 1 करोड़ और मध्यम उद्योग में निवेश की लागत
लगभग जो है 10 करोड़ होनी चाहिए। ये इसका एक मापक है, पैमाना है। लेकिन यह भी जो है समय समय पर बदलता रहता है। पहले ये था कि अगर कोई उद्योग लघु उद्योग है तो उसको हम 3 स्तर पर डिवाइड करते हैं, सूक्ष्म, माइक्रो और ये क्या कहते हैं स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्री। तो लघु सूक्ष्म उद्योग में अगर भूमि का किराया और मशीनरी को छोड़ दिया जाए तो उसमें इसके अलावा जो अतिरिक्त निवेश होगा वो 25 लाख, फिर 1 करोड़ और फिर 10 करोड़, ये जो है क्रमशः इस प्रकार से बढ़ेंगे। लेकिन इसमें 2020 में एक और मानक आया था। इस मैं बता रहा हूँ, ये समय समय पर ये सब बदलते रहते हैं। 2020 में क्या हुआ कि 2020 में एक नया मानक निर्धारित किया गया कि जो सूक्ष्म उद्योग होंगे, पहला सूक्ष्म उद्योग जो होंगे इनमें निवेश की मात्रा 1 करोड़ के आसपास। दूसरा, जो लघु उद्योग होंगे इनमें निवेश की मात्रा जो होगी वो 5 करोड़। और तीसरा जो है मध्यम श्रेणी के जो उद्योग होंगे उनमें निवेश की मात्रा 10 करोड़ के आसपास जो है होनी चाहिए। सॉरी 20 करोड़। ये 1 करोड़, ये 10 करोड़ और ये 20 करोड़। 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ये है। लेकिन इसका जो वार्षिक टर्नओवर होगा, ये तो निवेश की मात्रा हुआ है, लेकिन जो वार्षिक टर्नओवर होगा वो कहीं ज़्यादा है। वो होगा यहाँ पर 5 करोड़ टोटल, और यहाँ पर होगा ये 50 करोड़, और यहाँ पर 100 करोड़ यानी 1 अरब तक ये वार्षिक टर्नओवर होगा। तो ये निवेश की मात्रा है और ये जो है उसका वार्षिक टर्नओवर, यानी वार्षिक जो खर्चे आएंगे ये चीज़ें होंगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इनका भी समय समय पर जो है ये मानक बदलता रहता है। तो आपने देख लिया कि लघु उद्योग किसे कहते हैं, लघु उद्योग का क्या मापक है, किस प्रकार हम किस उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में रखेंगे। अब इसको मैं बता दूं आपको। लघु उद्योग में जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, साबुन तेल, नमकीन की फैक्ट्री, बेकरी उद्योग, कप प्लेट, चमड़े के बैग, मसाला बनाना, ये सब चीज़ें जो है लघु उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इसमें जो है यही जो हमने मानक बताया है, इसी स्तर पर अगर ये कोई बढ़ा रहा है तो उसमें निवेश की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। पहले सूक्ष्म स्तर पर वो चालू करेगा, 20-25 लेबर या 50 लेबर के द्वारा शुरुआत करेगा। उसके बाद में उसका आकार बढ़ेगा, उसमें निवेश की मात्रा बढ़ेगी, तो धीरे धीरे वो जो है मध्यम श्रेणी तक आ जाते हैं। उसके बाद में जब करोड़ से ऊपर लागत लगती है, करोड़ों में जब लागत जाती है, 100 करोड़ के ऊपर, अरबों खरबों में जब लागत जाती है, तो वो उद्योग वृहत पैमाने के उद्योग हो जाते हैं, जिसमें हजारों और लाखों श्रमिकों का योगदान होता है। अगला आते हैं तीसरा, बृहत पैमाने के उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिन देशों में बड़े पैमाने के उद्योग की अधिकता है, उन देशों का आर्थिक विकास भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। वहाँ पर रोजगार के अवसर भी सुलभ हुए हैं, लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में निवेश करना पड़ता है। वो निवेश अरबों के ऊपर होता है, करोड़ों अरबों में होता है। और इन बड़े पैमाने के उद्योगों में वृहत मशीनें, यानी बड़े पैमाने की मशीनें, मशीनरी का इस्तेमाल होता है, और हजारों और लाखों श्रमिक मिलकर के इसमें किसी वस्तु या तत्व का प्रोडक्शन करते हैं। और ये बृहत पैमाने के उद्योग जो होते हैं ये बेस प्रदान करते हैं अन्य उद्योगों के लिए, यानी ये जो होते हैं इनको हम आधारभूत उद्योग के रूप में भी जानते हैं। अब जैसे आपको मैं बता दूं, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब जो उद्योग होते हैं ये बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। चीनी उद्योग, ये सब बड़े पैमाने के उद्योग हैं। इनमें बहुत से श्रमिक, कर्मचारी, लिपिक वर्ग काम करता है, और बड़े पैमाने पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, और इनको मार्केट तक ले जाने में, इनको बाज़ार तक बेचने में काफ़ी जो है प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। ये बहुत सी वस्तुओं को, जो बड़े पैमाने के उद्योग लगाए जाते हैं, तो बहुत सी वस्तुओं को विदेशों से जो है आयात किया जाता है,
और वस्तुओं का जब अतिरिक्त उत्पादन होता है तो उनको विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। यानी ये जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं इनका स्तर एक राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देता है आयात निर्यात के संबंध में। और दूसरा इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है इसका विशिष्टीकरण। जैसे चीनी उद्योग उत्तर भारत के क्षेत्रों में खासकर उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से इसका विस्तार पाया जाता है, महाराष्ट्र में। लेकिन वहीं पर सूती वस्त्र उद्योग को देखेंगे तो आप गुजरात में, मुंबई में, क्योंकि वहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। तो ज़्यादातर बड़े पैमाने के उद्योग कच्चे माल के स्रोत पर भी स्थापित हो जाते हैं। तो इसको अभी मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा। अगला चलते हैं। ये तो हो गया श्रम या आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। अब दूसरा जो वर्गीकरण है उद्योग का वो है कच्चा माल और निर्मित वस्तुओं के आधार पर। कच्चा माल और निर्मित वस्तुओं के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक भारी उद्योग और एक हल्के उद्योग। भारी उद्योग और दूसरा क्या होता है, हल्के उद्योग। कच्चा माल भारी उद्योगों की स्थापना ज़्यादातर कच्चे माल के स्रोतों के निकट के आधार पर होती है, जो है लोहा इस्पात। आप देखेंगे कि तो बहुत से सारे उद्योग जो है लोहा इस्पात वाले क्षेत्रों में उनकी स्थापना हो गई है। जैसे भिलाई इस्पात कारखाना ये लोहा इस्पात वाले क्षेत्र में हुई है। इसी प्रकार से लोहा और कोयला के मध्य में बहुत से उद्योगों की स्थापना हुई है। कुछ उद्योगों की स्थापना कोयला के क्षेत्र में हो गई है, जैसे जर्मनी में रूर घाटी, वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो कोयला के क्षेत्र में स्थापित हो गई है। भारत में दुर्गापुर है, ये भी कोयला क्षेत्र में स्थापित हुई है। तो अभी इसको मैं आगे इनका वर्गीकरण करते समय मैं बता दूंगा कौन सा उद्योग किस जगह पर स्थापित हुआ है। तो भारी उद्योग के अंतर्गत वो उद्योग सम्मिलित होते हैं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में निवेश होता है, बहुत सारे कर्मचारी जो है काम करते हैं और बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और वस्तुओं को स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और विदेश स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का निर्यात किया जाता है विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से, जलयानों के माध्यम से। दूसरा होता है हल्के उद्योग। ये उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें निवेश की मात्रा और श्रमिकों की मात्रा कम होती है और इसमें बहुत बड़े पदार्थों का, बहुत बड़ी वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है। भारी उद्योग क्या होते थे, ये आधारभूत उद्योग होते थे। ये दूसरे प्रकार के उद्योगों के लिए भी सहायता प्रदान करते थे। तो ये शायद में क्लियर हो गया। कच्चे माल के आधार पर दो प्रकार के उद्योग होते हैं, एक उद्योग होता है भारी उद्योग और दूसरा उद्योग होता है हल्के उद्योग। अब हम आगे चलते हैं उत्पादन के आधार पर। तीसरा उत्पादन के आधार पर यहां ले आते हैं। उत्पादन के आधार पर उद्योग जो भी मैंने पहले बताया था दो प्रकार का होता है, एक आधारभूत उद्योग और दूसरा होता है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। अभी प्रारंभ में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो सीधे उपभोक्ता तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन दूसरे उद्योगों के लिए वो निर्माण सामग्री प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, इसको भी मैंने बताया था। लोहा इस्पात उद्योग एक बड़े पैमाने पर आधारभूत उद्योग होता है जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए आधार करता है, जैसे जलयानों का निर्माण करना है, जलपोत निर्माण उद्योग है या मोटर कार उद्योग है। तो उसके लिए लोहा इस्पात उद्योग जो वस्तुएं मतलब निर्मित करेगा इस्पात, वही जो है उन उद्योगों में काम करेंगे। जो कलपुर्जों का निर्माण इनमें होगा वो जाकर के दूसरे उद्योगों में उनका जोड़ गाड़ करके उनको एक नया स्वरूप प्रदान कर दिया जाएगा। जितनी भी मशीनरी उद्योग हैं या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं उनके लिए ये आधारभूत उद्योग एक प्रमुख आधार प्रदान करते हैं और उन उद्योगों को जो है ये सुविधाएं प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सप्लाई करते हैं इस्पात के रूप में। और ये आधारभूत उद्योग, कहने का तात्पर्य यही है कि आधारभूत उद्योग सहायक उद्योगों को जो है वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करते हैं और
इन्हीं के आधार पर दूसरे प्रकार के उद्योगों की स्थापना होती है, जैसे जलयान उद्योग, वायुयान उद्योग और भी तमाम मशीनरी उद्योग जितने भी हैं वो सब इसी के बेस पर जो है टिके हुए हैं। यानी यहाँ पर इनका प्रोडक्शन ना हो तो वो उद्योग सफल नहीं हो सकते। दूसरा होता है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। अभी मैंने बताया था कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग में ऐसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो वस्तुएं सेवाएं सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंच जाती हैं। ऐसे उद्योगों को जो है उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहते हैं। जिससे मैंने बताया था बेकरी उद्योग, अब ब्रेड का प्रोडक्शन हो रहा है, बंद का प्रोडक्शन हो रहा है, नमकीन का प्रोडक्शन हो रहा है और भी तमाम प्रकार के दूध, पनीर, डेयरी उद्योग है, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें जो प्रोडक्शन डेयरी उद्योग या बेकरी उद्योग में होता है वो प्रतिदिन या एक दूसरे दिन कहीं ना कहीं वो सीधा उपभोक्ता तक उसकी पहुंच हो जाती है। तो ऐसे उद्योगों को हम उपभोक्ता वस्तु उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम। कच्चे माल के स्रोत पर आधारित उद्योग। अगला है नंबर 4 जो विभाजन है, कच्चे माल के आधार पर ये सबसे प्रमुख है। यानी जो उद्योगों में रॉ मटेरियल लग रहा है उसके आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो उद्योग होते हैं वो पहला होता है कृषि आधारित उद्योग। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। इस प्रकार के उद्योगों में कृषि द्वारा जो प्राप्त पदार्थ होते हैं उनका ही उपयोग किया जाता है। कृषि कार्य के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो कच्चे माल के रूप में होते हैं और उनको भी हम कारखानों में या मिलों में ला करके एक सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है कर देते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त होता है? कपास। इसके लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? कपास। अब इसका जो प्रोडक्शन कहाँ होता है कपास का? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में जो है काली मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं, कपास का प्रोडक्शन होता है। इसलिए सूती वस्त्र के कारखाने ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के भागों में स्थापित किए गए हैं। तो ये कच्चे माल के स्रोत के आधार पर हैं। जहाँ पर कच्चा माल पाया जाता है वहीं पर जो है ये उद्योग स्थापित कर देते हैं। अब दूसरा है चीनी उद्योग। अब बताइए चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? वो है गन्ना, शुगर केन। अब गन्ने का प्रोडक्शन जिस क्षेत्रों में होगा वहीं पर जो है चीनी उद्योगों की स्थापना होगी, क्योंकि ये कच्चे पदार्थ जो है भारी होते हैं। कच्चे माल में भी दो प्रकार का होता है। एक भार ह्रासमान पदार्थ होता है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में भार जो होता है, वजन जो होता है वो घट जाता है। तो चीनी जो है, अब गन्ना है, अब जान लीजिए कि 1 टन अगर चीनी बनानी है, 1 टन चीनी का अगर प्रोडक्शन करना है तो 10 से 12 टन गन्ने की आवश्यकता होगी। आप समझ सकते हैं कि ये 9 टन या 10 टन कहाँ चला जाता है। ये सब उत्पादन प्रक्रिया में एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, खोई के रूप में निकल जाता है और जो शुद्ध पदार्थ बचता है वो जो है 1 टन बचता है। वेबर का औद्योगिक सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो उसमें इस सब का विवेचन किया गया है कि कौन सा भार ह्रासमान पदार्थ है, कौन सा शुद्ध पदार्थ है, क्या क्या चीज़ें किस किस प्रकार की हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, कॉफ़ी उद्योग, ये सब जो है कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं। अब इसमें चाय है, ठीक है, वनस्पति घी है, ये सब भी जो है उद्योग कृषि आधारित उद्योग होते हैं। ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इनको कहा जाता है। अब ऐसे है कि वन से जो पदार्थ, फर्नीचर उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है।
अब फर्नीचर उद्योग भी एक रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तमाम प्रकार की औषधियों का निर्माण भी इन्हीं पेड़ पौधे वनस्पतियों से किया जाता है। तो ये सब जो है कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं और ये कच्चे माल के स्रोत के आधार पर जो है ज़्यादातर इनका मतलब स्थानीयकरण इन उद्योगों का होता है। अब इसके बाद में और भी हैं। अगला है वन उत्पाद पर आधारित, जो भी मैं बता रहा था। कृषि जो प्रोडक्शन है, थोड़ा सा इसको अलग मैं कर दे रहा हूं, वन उत्पाद आधारित। हाँ, वन उत्पाद जो आधारित होते हैं, वनों से प्राप्त होने वाले पदार्थों या उनके एकत्रण से जो है इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना होती है। जैसे कागज़ व लुगदी उद्योग, कागज़ उद्योग, लुगदी उद्योग और इसके अतिरिक्त मशीन क्या कहते हैं, तारपीन का तेल है, रेयान है, फर्नीचर है, माचिस उद्योग है, ये सब वन पर आधारित उद्योग हैं। आप कागज़ उद्योग देखेंगे कनाडा के उत्तरी जो शंकुधारी वन है उसके आसपास क्षेत्रों में जो है कागज़ उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है। कनाडा इस क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है। इसके बाद में और भी होते हैं। नंबर 3 है धात्विक उद्योग। धात्विक उद्योग में क्या होता है कि धातुओं का निर्माण होता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक लौह धातु और एक अलौह धातु। लौह धातु में लोहा इस्पात निर्माण उद्योग, मशीन व औजार निर्माण उद्योग, रेल इंजन निर्माण उद्योग, मोटर कार उद्योग और कृषि संबंधी उपकरण उद्योग, ये सब उद्योग जो है धात्विक उद्योग के अंतर्गत आते हैं और इसमें लौह धातु का ही इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ होते हैं अलौह धातु उद्योग, जैसे एल्युमिनियम है, तांबे पर आधारित जो उद्योग है उसको हम अलौह धातु उद्योग कहते हैं। तो धात्विक उद्योगों में लोहा इस्पात, मशीन औजार, रेल इंजन, मोटर कार, जलयान उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग, ये सब जो है धात्विक उद्योगों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब चौथा है रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योगों में मुख्य रूप से रासायनिक उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। इसमें धातुकर्मी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चर्म उद्योग, रासायनिक उर्वरक का जो इस्तेमाल किया जाता है वो उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, पेंट उद्योग और प्लास्टिक और औषधि निर्माण, ये सब रासायनिक उद्योग के अंतर्गत मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। तो आपने देखा उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के स्रोत के आधार पर या कच्चे माल के प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: कृषि आधारित, वन आधारित, धात्विक उद्योग और रासायनिक उद्योग। अब हम आगे चलते हैं, एक लास्ट में है स्वामित्व के आधार पर, यानी किसका प्रभाव उद्योगों में रहता है, सरकार का या निजी क्षेत्र का या संयुक्त क्षेत्र का। तो ये है स्वामित्व के आधार पर पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी पब्लिक सेक्टर के उद्योग ऐसे उद्योग कहे जाते हैं जिनका निर्माण, रखरखाव और श्रमिकों को वेतन, वस्तुओं का उत्पादन, उसका निर्यात आयात, जो कुछ भी होता है वो सब सरकार के द्वारा ही होता है। इसमें राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करती हैं, उसमें वर्कर्स भी काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। यानी इन उद्योगों पर सार्वजनिक क्षेत्र का ही नियंत्रण रहता है, यानी जो स्वामित्व और प्रबंधन होता है वो सरकार के हाथ में ही होता है। ऐसे उद्योगों को हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की संज्ञा देते हैं। दूसरा है निजी उद्योग। निजी उद्योग जो है इसमें किसी व्यक्ति या उद्योगपति द्वारा अपने पूंजी की सहायता से जो उद्योग धंधों की स्थापना की जाती है, कारखानों की स्थापना की जाती है, मिलों की स्थापना की जाती है, उसको हम निजी उद्योग कहते हैं। इसमें जो उद्योग का प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है,
वो व्यक्तिगत हाथों में, किसी व्यक्ति विशेष या उद्योगपति के हाथों में ही होता है। वही अपनी लागत लगाता है और वही सारा प्रबंधन करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूर्ण स्वतंत्र होता है, स्वेच्छाचारी होता है। उसको उद्योग की स्थापना के लिए तमाम जो है रूल्स जो सरकार के होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। अब अगला है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, तीसरा। इस उद्योग के अंतर्गत सरकार और व्यक्ति यानी समुदाय दोनों की भागीदारी के द्वारा जो उद्योगों निर्मित किए जाते हैं उनको हम संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, या जिनको हम प्राइवेट लिमिटेड की श्रेणी में मुख्य रूप से रखते हैं। इसमें सरकार और निजी यानी पूंजीपति दोनों का जो है बराबर योगदान रहता है। तो ये हो गया उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को किन किन आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया है, इसमें हमने आपको इसका विभाजन बता दिया कि किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब आगे चलते हैं, हम कुछ उद्योगों के बारे में और बता देते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में, आपके प्रारंभिक परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि फूट लूज इंडस्ट्री क्या है, इसको भी आप जान लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उद्योग से संबंधित उनको बता देते हैं। स्वच्छंद उद्योग, फूट लूज इंडस्ट्री, या इनको हम फूट लूज, इंग्लिश में भी ये लिखेंगे फूट लूज पहले यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता था कि फूट लूज उद्योग क्या होते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते थे कि है क्या, जबकि बहुत आसान है। जैसे उद्योगों की स्थापना में कच्चे माल का बहुत बड़ा महत्व होता है। अभी आगे पढ़ेंगे आप उद्योगों की स्थापना के जो कारक हैं, तो कच्चे माल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कच्चे माल का कोई महत्व नहीं होता है। उन उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत पर चाहे स्थापित कीजिए और चाहे मार्केट में स्थापित कीजिए, दोनों में जो है कोई बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं होती है। ऐसे उद्योग को हम फूट लूज उद्योग कहते हैं या स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग चाहे कच्चे माल के स्रोत पर लगाइए, क्योंकि उसमें जो कच्चा माल लगता है वो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, और चाहे उसको मार्केट में लगाइए, तो मार्केट में ला करके वो कच्चा माल मार्केट में ला करके लगाएंगे तब भी उतनी ज़्यादा लागत आएगी, और चाहे उसको कच्चे माल के स्रोत पर लगाएंगे तो परिवहन का भी अलग से जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इनमें जो है परिवहन का और कच्चे माल का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो ऐसे उद्योग को हम फूट लूज इंडस्ट्री कहते हैं। इनको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे उद्योगों का झुकाव मार्केट की ही तरफ होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली, और भारत में बेंगलोर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकसित हो रहे हैं, उनका रुझान जो है मेन चीज़ महानगरों और शहरों की तरफ ही है। मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में आप कहीं भी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ज़्यादातर जो है नगरों के क्षेत्र की ओर ही स्थापित हुए हैं। तो अब एक चीज़ और बताना था आपको, उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, हाई टेक इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है कि जो भी उद्योगों की स्थापना होती है वो बहुत ही रिसर्च के बाद में और काफ़ी प्रयास के बाद में उच्च तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए जिन उद्योगों की स्थापना होती है उनको हम उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग, तो ये जो है उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग होते हैं। नई पीढ़ी के उद्योग इनको कहा जाता है। ये वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण करते हैं और गहन शोध के बाद में होता है, जैसे रोबोट, सुपर कंप्यूटर, इन सब का निर्माण जो है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत होता है। एक और कॉन्सेप्ट है प्रौद्योगिक ध्रुव। प्रौद्योगिक ध्रुव, इसका तात्पर्य होता है उद्योगों के जमघट से। जब किसी एक स्थान पर उच्च तकनीकी के उद्योगों का जमाव पाया जाता है, बहुत ज़्यादा जमघट हो जाता है, एक समूह के रूप में वो पनपने लगते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम प्रौद्योगिकी ध्रुव के नाम से जानते हैं। जैसे सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में और भारत में बेंगलोर, तो ये दो जो है एक प्रौद्योगिक ध्रुव के रूप में डेवलप हो रहे हैं। और भी तमाम क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं है। तमाम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स बनाए जाते हैं जहाँ पर
इंडस्ट्री है उसको हम प्रौद्योगिकी ध्रुव के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब हम चलते हैं मुख्य रूप से जो अगला आपका पार्ट है, उद्योगों की स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपका प्रमुख पार्ट है। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। 1, 2, 3 समूह में दे दिया गया, फिर उसमें कूट बता दिया गया कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या उपयुक्त सभी सही है। तो इसको भी आपको जानने की जरूरत है। किसी भी उद्योग को कहाँ पर स्थापित किया जाता है और क्यों स्थापित किया जाता है, इसको आपको जानने की जरूरत है। तो स्थानीयकरण के कारक, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। इसमें आपको ये देखना है कि किसी भी उद्योग को कहाँ पर स्थापित किया जाए कि परिवहन, श्रम और पूंजी और रॉ मटेरियल, इन सब का जहाँ पर एक संतुलित अनुपात बैठता है वहीं पर ज़्यादातर उद्योगों की स्थापना की जाती है। लेकिन वह उद्योग हम कहाँ पर स्थापित करें, कच्चे माल के स्रोत पर स्थापित करें या जहाँ पर लेबर ज़्यादा मिल रहा है वो वहाँ पर स्थापित करें, कि जहाँ पर रॉ मटेरियल क्या कहते हैं, जहाँ पर मार्केट है वहाँ पर स्थापित करें। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि उद्योग की स्थापना के लिए 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। एक तो रॉ मटेरियल, हम पदार्थ को कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, दूसरा उसके निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, और तीसरा उसको हम मार्केट यानी निर्माण कर लेंगे तो बेचेंगे कहाँ पर, इसके लिए भी जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन 3 चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है। तो कई ऐसे भौगोलिक ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं, और बहुत से ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जो भी उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इसमें आएगा नंबर 1 कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल में क्या है कि उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख चीज़ की ज़रूरत होती है कच्चे माल की। अगर कच्चा माल नहीं प्राप्त होगा तो उद्योग की स्थापना का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कहाँ पर उद्योग स्थापित करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि कच्चा माल कहाँ प्राप्त हो रहा है। अगर कच्चा माल वजन में भारी है तो ज़्यादातर उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के निकट ही कर दी जाती है। जैसे भिलाई इस्पात कारखाना, ओके, भारत में छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में जो है ये स्थापित है। अब ये जो है लोहा इस्पात के निकट स्थापित किया गया। अगर हम ये कहें कि भिलाई इस्पात कारखाने को, जो लोहा इस्पात कारखाना है, इसको उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दें, तो क्या हम वहाँ छत्तीसगढ़ से, बैलाडीला की खान से या झरिया से कोयला लेकर के उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित लेकर आएंगे? उसको वहाँ से उत्तर प्रदेश में लाने में बहुत बड़े परिवहन व्यय को झेलना पड़ेगा, और उसकी लागत भी जो है कुछ नहीं आए, लागत तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन जो प्रोडक्शन होगा उसके अनुपात में उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो भारी उद्योग होते हैं, हैवी इंडस्ट्री होते हैं, वो ज़्यादातर कच्चे माल के स्रोत के निकट ही स्थापित कर दिए जाते हैं। आप देखेंगे जितने भी भारी उद्योग हैं, लोहा इस्पात के कारखाने, वो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र पर ही स्थापित किए गए हैं। जैसे अब भिलाई इस्पात कारखाना में है, लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करना है, तो 1 टन लोहा इस्पात यानी स्टील का निर्माण करने के लिए 1 से 2 टन कच्चा लोहा यानी आयरन ओर होगा, और लगभग 2 से लेकर के 2.5 टन कोयले की जरूरत होगी। अब देखिए, अब मटेरियल कितना बनेगा? 1 टन। तो इतना वजन कहाँ पर हम लेकर के जाएंगे? इसीलिए लोहा इस्पात
उद्योग की स्थापना या तो कुछ कोयले के स्रोत के निकट हो जाती है और या फिर जो है जहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है वहीं पर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कच्चा माल जो होता है वो उद्योग की अवस्थापना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इसको अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये भिलाई इस्पात कारखाना है। ये भिलाई इस्पात कारखाना कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थापित किया गया है और ये जो सेंटर है ये भिलाई इस्पात कारखाना है। इसको यहाँ से बालाघाट से मैग्नीज का प्राप्त होता है। ढल्ली राजहरा हिल जो है ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से ढल्ली राजहरा से यहाँ पर इसको लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। एक तेंदुला टैंक है, तो यहाँ से जो है इसको जल की आपूर्ति हो जाती है और कोरबा से जो है कोयले की आपूर्ति जो है यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार से यहीं पर जो है इसके निकट ढल्ली राजहरा के निकट जो है लोहा इस्पात जहाँ पर लौह अयस्क प्राप्त होता है उसी के निकट भिलाई इस्पात की कारखाना जो है निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो चीनी उद्योग है, ये सबसे ज़्यादा यूपी और महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि गन्ने के द्वारा चीनी बनाई जाती है। हमने बताया कि 1 टन चीनी बनाने के लिए 10 या 12 टन गन्ने की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक भार ह्रासमान पदार्थ है। उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन जो है घट जाता है गन्ने का, तब चीनी जाकर के बनती है। तो ये जो है वहीं पर स्थापित होगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें ज़्यादातर स्थापित है। अब ये हम कहें कि चीनी मिल को छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में स्थापित करें तो यहाँ से गन्ना कैसे ले जाएंगे, यानी परिवहन लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए ऐसे उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोत पर के निकट ही होती है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कच्चा माल उद्योगों के स्थानीयकरण में, उसके स्थापत्य में, निर्माण में बहुत ही बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। दूसरा है पावर, शक्ति के साधन। सेकंड है शक्ति के साधन या पावर। उद्योगों को संचालन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है और उन मशीनों में बहुत बड़ी मात्रा में जो है एनर्जी की, ऊर्जा की जरूरत होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी? या तो कोयला से प्राप्त होगी, या पेट्रोलियम से प्राप्त होगी, या हाइड्रो यानी जल विद्युत से प्राप्त होगी। तो ऐसे में दशा में ज़्यादातर उद्योगों की स्थापना कभी कभी शक्ति के साधनों, जो शक्ति के संसाधन होते हैं उन्हीं के स्थान पर हो जाती है। जैसे कोयला के क्षेत्र में जर्मनी के जो उद्योग स्थापित हुए हैं लोहा इस्पात के, वो रूर बेसिन के आसपास स्थापित हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कोयला का प्रोडक्शन हो जाता है। अभी आगे हम बता देंगे कौन से कोयला के क्षेत्रों में स्थापित हुए हैं। तो इन जो है मतलब अभी हमने बताया था आपको कि 1 टन लोहा के लिए, उसको गलाने के लिए लगभग 2 से 2.5 टन कोयले की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादातर उद्योगों का जो विकास हुआ है, उनका निर्माण हुआ है, वो जो है कोयले के क्षेत्र में भी हो गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं शक्ति का संसाधन जो होते हैं, पावर यानी एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, कभी कभी उद्योगों की स्थापना उसी क्षेत्र में हो जाती है। अब है अगला है श्रम। किसी भी उद्योग को संचालित करने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है। जहां पर श्रमिक की उपलब्धता होगी, कभी कभी उद्योगों का झुकाव श्रम के क्षेत्र पर ही हो जाती है। जब आप वेबर का औद्योगिकरण सिद्धांत पढ़ेंगे, स्थानीयकरण सिद्धांत, तो उसमें श्रम को और रॉ मटेरियल को और बाजार को, इन सब तत्वों को एक प्रमुख आधार बनाया गया है कि कहाँ पर हम उद्योग की स्थापना कैसे करेंगे। तो श्रम भी जो एक प्रमुख कारक होता है, क्योंकि मशीनरी चाहे जितना इस्तेमाल करो लेकिन उसको चलाने के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी है। अगला है तीसरा, परिवहन के साधन। आप जितने भी उद्योगों को देखेंगे, मुंबई कोलकाता रेल मार्ग, मुंबई दिल्ली रेल मार्ग, मुंबई आसनसोल या जो बंदरगाह क्षेत्रों की तरफ मार्ग जाते हैं, ये सब कहीं ना कहीं परिवहन मार्गों के मतलब निकटवर्ती क्षेत्रों में ही स्थापित हुए हैं, जहाँ पर इन उद्योग धंधों का
विकास हुआ है भारी उद्योगों का, उसके आसपास परिवहन मार्ग विकसित हो जाने लगते हैं, क्योंकि उद्योगों को जो कच्चा माल की प्राप्ति होती है वो भी परिवहन के साधन द्वारा लाया जाएगा, और जो भी तैयार माल होगा उसको भी परिवहन के साधन द्वारा बाजार में पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत से उद्योगों का जो झुकाव है वो परिवहन के साधनों यानी उनके मुख्य जंक्शनों की तरफ हो जाता है। इसलिए नगरों में भी उद्योग धंधों का ज़्यादातर जमघट पाया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, इन सब क्षेत्रों पर उद्योगों का जो विकास हुआ है वो परिवहन सुविधाओं को देख करके हुआ है। इसके बाद में है चौथा बाजार। तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तो इसके लिए परिवहन के साधन या तो बहुत ही सशक्त हों और या फिर जो है बाजार निकट में हो, तो उस एक तरफ प्रोडक्शन होगा, दूसरी तरफ बाजार में उसका हो जाएगा। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो भी मैंने बताया था, फूटलोज उद्योग, उनका झुकाव बाजार की तरफ ही होता है, लेकिन जो हैवी इंडस्ट्री स्थापित किए गए हैं उनका झुकाव शक्ति के साधन या रॉ मटेरियल के स्रोतों पर मुख्य रूप से होता है। अगला है अगला है जलवायु। जलवायु यानी क्लाइमेट कंडीशन भी उद्योगों के स्थापना को प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से। जैसे सूती वस्त्र जो उद्योग है ज़्यादातर वो नम जलवायु वाले क्षेत्रों में ही, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा सामान्य रहता है, वहीं पर ये उद्योग विकसित किए जाते हैं। अगर हम बहुत ही गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की स्थापना करें तो वहाँ पर उसके जो धागे होते हैं, तंतु जो होते हैं, वो टूटने का डर रहता है, उनको सही से उनकी सिलाई नहीं हो सकती है। इसलिए जो है इनके लिए नम जलवायु यानी अच्छी जलवायु का भी जो है बड़ा महत्व रहता है। अगला है जल आपूर्ति। उद्योगों के संचालन के लिए ज़्यादातर उद्योगों की स्थापना आपने देखा होगा नदियों के किनारे, नहरों के किनारे या समुद्र के तटवर्ती बंदरगाहों के आसपास उद्योग धंधों का विकास हुआ है, क्योंकि इनको संचालन करने के लिए, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए, उनकी धुलाई करने के लिए या उनमें जल का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है। तो जल की आपूर्ति वाले क्षेत्रों में भी जो है, जल विद्युत आपूर्ति वाले क्षेत्रों में या जहाँ पर नहरें होंगी, बड़ी बड़ी नदियाँ होंगी, उसके आसपास भी उद्योग धंधों की स्थापना हो जाती है। अगला है सस्ती भूमि। जिन क्षेत्रों में सस्ती भूमि मिलती है वहाँ पर भी बहुत से उद्योग स्थापित हो जाते हैं, छोटे मोटे उद्योग। तो ये थे जो है भौगोलिक कारक जो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। अब कुछ कारक और भी हैं जो आर्थिक कारक हैं। ये सब कुछ हैं आपके पास में, कच्चा माल भी है, लेबर भी मिल गया है, और क्या कहते हैं बाज़ार भी है, जलवायु भी अच्छी है, श्रमिक भी हैं, सस्ती भूमि भी है। लेकिन यदि आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती है। तो दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में पहला जो है वो है पूंजी। कैपिटल सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सब कुछ है आपके पास में लेकिन पूंजी नहीं है तो उद्योग का संचालन नहीं हो सकता है। पूंजी के अभाव में उद्योग का संचालन कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि मशीनरी को खरीदने के लिए पूंजी की जरूरत होगी, कच्चे माल को बाहर से मंगाने के लिए पूंजी की जरूरत होगी, जो श्रमिक काम करेंगे उनको वेतन देने के लिए पूंजी की जरूरत होगी। तो बिना पूंजी के किसी भी प्रकार का कार्य संपादित यानी कोई भी आर्थिक गतिविधि संपादित नहीं हो सकती है। इसके बाद में दूसरा है बैंकिंग सुविधा। हालांकि आप कोई भी उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते हैं तो ये सुविधा बैंक तुरंत ऋण उपलब्ध करा देती हैं, तो इसलिए इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में जब आप किसी उद्योग इकाई को लगाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, और उतनी पूंजी का प्रबंधन करना किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होता है। इसलिए वो व्यक्ति जो है बैंक से लोन लेकर के उद्योग धंधों की स्थापना करता है, बाद में उसकी अदायगी धीरे धीरे करने लगता है। जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, कहीं ना कहीं वो जो है बैंक से लोन लग करके अपने कारोबार को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फिर अगला है बीमा सुविधा। ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है। बीमा सुविधा, मशीनों का बीमा, जो लेबर वो काम कर रहे हैं उनका बीमा, इन सब का बीमा भी जो है कराने की आवश्यकता होती है, ताकि
उद्योग की जब स्थापना होती है तो जोखिम का भी खतरा रहता है, जोखिम भी हो सकता है, किसी की मृत्यु हो जाए या हाथ पांव टूट जाएं तो उसके लिए बीमा की भी आवश्यकता होती है। तो ये भी जो है एक आर्थिक कारक के रूप में आते हैं। आग लग जाए, मशीनरी में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो ऐसे में उनका भी बीमा कराया जाता है ताकि भविष्य उनका सुरक्षित रह सके। अब इसके अलावा एक कारक और है, वो है राजनीतिक कारक। तीसरा है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर। इसमें राजनीतिक स्थिरता का होना जरूरी है। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा उपद्रव या संघर्ष की स्थितियां होती हैं वहां पर उद्योग धंधे नहीं लगाए जा सकते हैं। और दूसरा है सरकार की औद्योगिक नीतियां। जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, औद्योगिक नीति है, वो भी बहुत हद तक उद्योगों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। उस औद्योगिक नीति में कौन सी रियायत दी जा रही है, लाइसेंस की सुविधा कैसी है और ऋण की सुविधा कैसी है, कैसी सब्सिडी सरकार दे रही है, ये सब ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं जो किसी भी उद्योग धंधे को प्रभावित करते हैं। तो आपने अभी देखा कि उद्योग धंधे को स्थापित करने के कुछ उद्योग धंधे को स्थापित करने वाले कुछ उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिसको मैंने बताया, जिसमें भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक की मुख्य रूप से चर्चा की गई। आगे हम चलते हैं, ब्रेक कर दो। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि विश्व में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे कहाँ पर स्थापित हुए हैं, किन किन देशों में उद्योग धंधों का विकास हुआ है और वहाँ पर कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक उद्योग को लेते हैं, दो पार्ट में इसको भी बताएंगे। सबसे पहले एक एक उद्योग को लेते हैं और वो उद्योग किस देशों में स्थापित हुए हैं। उसके बाद में हम प्रमुख औद्योगिक नगर और उस औद्योगिक नगरों में किस वस्तु या तत्व का उत्पादन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग देखते हैं। आप जानते हैं कि लोहा आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी है। प्रत्येक मशीनरी और प्रत्येक, चाहे वो कृषि के उपकरण हो या मशीनों के उपकरण हो या किसी भी उद्योग को संचालन करने के लिए जो उपकरण हैं, उनमें जो है लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी सी सुई से लेकर के और हवाई जहाज़ के जो पार्ट्स हैं, रेलगाड़ी के जो पार्ट्स हैं, बड़े बड़े जलयानों के जो पार्ट्स हैं, उन सब में लोहा इस्पात का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की इसको मेरुदंड कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। होता क्या है इस उद्योग में, सबसे पहले हम धरातल से लौह अयस्क को प्राप्त करते हैं, कच्चे लोहे को प्राप्त करते हैं और उस कच्चे लोहे में देखिए कैसे इसका निर्माण किया जाता है। सबसे पहले कच्चा लोहा या आयरन और फिर इस कच्चे लोहे में हम कोयला मिलाते हैं और इसमें जो है चारकोल, चूना पत्थर, ये सब मिश्रित करके इसको हम झोंका भट्टी, इसमें जो है कोयले का दहन करके इसको गला देते हैं, सम्मिश्रित करके लोहा इसको। अब झोंका भट्टी जो होता है उसमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और उस टेम्परेचर को ज़्यादा करने के लिए, इस लोहा को पिघलाने के लिए गर्म हवा, ऑक्सीजन और तेल, इनका जो है छिड़काव करके प्रेशर दिया जाता है, हवा के द्वारा प्रेशर दिया जाता है, जिससे टेम्परेचर खूब ज़्यादा हो जाता है और उसमें जो है ये धातु गलने लगती है। गलने के बाद में जो इसकी अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर कर दी जाती हैं और सांचे बने होते हैं, उन सांचों का क्षण होता है, उसमें ये पिघला हुआ लोहा जो है डाल दिया जाता है ताकि वो जो है ठोस होकर के, ठंडा होकर के एक इस्पात क्षण के रूप में बदल और फिर उसकी जो है कटाई होती है, उसको विभिन्न आकार प्रदान किए जाते हैं और फिर वो लोडिंग होकर के दूसरे फैक्ट्रियों में चला जाता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मशीनें और इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण मुख्य रूप से होता है। तो ये हम देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग कैसे स्थापित किया जाता है।
अब ये चूँकि आधारभूत उद्योग होते हैं और इन्हीं उद्योगों पर सभी प्रकार के उद्योग जो है निर्भर होते हैं, क्योंकि जो उन उद्योगों के संचालन के लिए मशीन की ज़रूरत होती है, उनके जो कल पुर्जे होते हैं इन्हीं उद्योगों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब मैंने बताया था कि 1 टन लोहा बनाने के लिए, मान लीजिए 1 टन लोहा बनाना है, तो उसमें 1.5 से लेकर के 2 टन आयरन और लौह गैस का इस्तेमाल होगा, और लगभग 2 से लेकर के 2.5 टन ये जो है कोल का इस्तेमाल, यानी कोयला का इस्तेमाल होगा 1 टन लोहा बनाने के लिए, तब जाकर के 1 टन लोहा बनेगा। और यही नहीं, इसमें और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैग्नीज भी मिलाया जाता है और अन्य धातु मिला करके इसको मिश्रित धातु भी बनाया जाता है इसकी सहायता से। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। हमें मुख्य रूप से जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें यही ज़्यादातर आते हैं कि लोहा इस्पात के प्रमुख देश कौन कौन से हैं और उन देशों में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहा अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, चूँकि लोहा एक जो है लौह अयस्क एक कच्चा रॉ मटेरियल है, तो बहुत से उद्योगों की स्थापना लौह अयस्क के निकट भी हो गई है। जैसे भारत में जमशेदपुर, भिलाई, भद्रावती, ये जो कारखाने हैं ये रॉ मटेरियल यानी लौह अयस्क का जहाँ पर खनन होता है उन क्षेत्रों पर ये स्थापित किए जाते हैं। फ्रांस में लारेन, देख लीजिए कच्चे माल का कितना महत्व है। जर्मनी में सेक्सेनी, शोनी प्रांत, सेक्सेनी, और यूएसए में ग्रेट लेक्स, महान झील, इन क्षेत्रों में लौह अयस्क के कारखाने स्थापित किए गए हैं। अभी मैं इनको विश्व मानचित्र पर आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पर ये इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। तो ये तो लोहा इस्पात के क्षेत्र में स्थापित किए हैं, लेकिन इसको जो है शक्ति के रूप में कोयले का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत से उद्योगों की स्थापना लोहा इस्पात के क्षेत्र में ना होकर के कोयला के क्षेत्र में भी हो जाती है, लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना। तो ऐसा जो है वो है जर्मनी, कोयला क्षेत्र में। जर्मनी में रूर विश्व में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना हुई है। यूएसए में पीटर्सबर्ग और बर्मिंघम, और भारत में दुर्गापुर और बोकारो, ये जो है कोयला के क्षेत्र हैं, और कोयला के क्षेत्र के समय भी लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हो गई। तो मैंने बताया था लोहा इस्पात में ये हैवी इंडस्ट्री है, भारी उद्योग है, इसकी स्थापना वहीं पर हुई है जहाँ पर कच्चे माल के स्रोत है। तो कच्चे माल का स्रोत चाहे लोहा के समीप मिले, लौह अयस्क के समीप मिले, चाहे कोयला के समीप मिले, वहीं पर इसकी स्थापना हुई। अब चलते हैं मुख्य रूप से विश्व में लौह इस्पात के केंद्र। सबसे पहले चलते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में पीटर्सबर्ग, इसको हम विश्व की इस्पात नगरी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, पीटर्सबर्ग किसके लिए फेमस है? तो ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए ये फेमस है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो भारत में पीटर्सबर्ग, बर्मिंघम, शिकागो और डुलुथ मेशाबी, इन क्षेत्रों पर जो है मुख्य रूप से लौह अयस्क के कारखाने स्थापित हैं। दूसरा है कनाडा। कनाडा में हैमिल्टन, याद रखिएगा, आपको यही नाम केवल याद रखने हैं कि पीटर्सबर्ग किसके लिए फेमस है, हैमिल्टन कहाँ पर है, कनाडा में है, किसके लिए है, लोहा इस्पात के लिए। और फिर जर्मनी में तीसरा, जर्मनी में रूर क्षेत्र, और इस क्षेत्र का नाम है डार्टमान डेसनफोर्ड। यूक्रेन नंबर 4 है, यूक्रेन
यूक्रेन में लोहा इस्पात का कारखाना क्रिवोई राग इस क्षेत्र में स्थापित किया गया। फ्रांस में लारेन व सार, फ्रांस में लोहा इस्पात का कारखाना लारेन और सार क्षेत्र में ये स्थापित किया गया है। जापान में ओसाका, कोबे, यवाटा, यवाटा को जापान का पीटर्स वर्ग भी कहते हैं। जापान चीन का जान लीजिए, ये भी प्रमुख लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर स्थापित हुए हैं। जापान में ओसाका, कोबे, यवाटा, और यवाटा को जापान का पीटर्सबर्ग भी कहते हैं। चीन में असन मुकदेन, चीन में जो है असन मुकदेन, यहाँ पर जो है लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित हैं। भारत में, भारत का भी मैं बता दे रहा हूँ, भारत में जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, सलेम ये भी इस्पात कारखाने हैं। इसको हम लोग अलग से ही पढ़ लेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसमें इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। आप देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो महान झील का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चूंकि आपलेशियन क्षेत्र से कोयला भी प्राप्त हो जाता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना इस क्षेत्र में क्यों होती है, इसको आप जानें। यहाँ पर महान झील क्षेत्र में लौह अयस्क की खानें हैं। हमने बताया था मेसाबी रेंज, गोगेबिक, मिनोमिनी, सुइना, मार्क्वेट, ये सब श्रेणियाँ जो है लौह अयस्क का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। दूसरा, आपलेशियन क्षेत्र से यहाँ से जो है कोयला प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर उद्योगों की स्थापना लोहा इस्पात के कारखाने इसी क्षेत्र में हुए हैं। पीटर्सबर्ग जो कि विश्व इस्पात की राजधानी कही जाती है, एक बार। दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर मिनास जिरास राज्य, जो समुद्र तटीय क्षेत्र के आसपास, यहाँ पर जो ब्राज़ील का पठार है, वहाँ पर इटावीरा की खानें मुख्य रूप से हैं, तो उन क्षेत्रों पर भी जो है लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित। दक्षिणी अफ्रीका में ट्रांसवाल हमने बताया था, इन क्षेत्रों में लोहा इस्पात जाता है, यहाँ पर भी लोहा इस्पात के कारखाने। ये यूरोपीय कंट्री के हैं जो बिखरे हुए रूपों में मिलते हैं। फ्रांस में लॉरेन, जर्मनी में रूर, सेक्सोनी, इन क्षेत्रों में जो है लोहा इस्पात कारखाने हैं। इनको आप जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे विश्व का, तो क्षेत्र आसपास होता है। भारत में देखिए, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, इन सब क्षेत्रों में लोहा इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं। तमिलनाडु में सलेम, जापान में यहाँ पर देखिए यवाटा, कोबे, ये सब मैंने नाम लिया था, इन क्षेत्रों में स्थापित है। चीन में भी छिटपुट रूपों में ये मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में लोहा इस्पात के कारखाने हैं। तो इन सब क्षेत्रों के नाम जो हमने अभी प्रमुख बताए हैं, इनको आपको तैयार करने की जरूरत है। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं जो टॉप 10 इंडस्ट्रियल रीजन है विश्व के, उनको आप देख सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहे का प्रोडक्शन होता है, लोहे का इस्पात बनाया जाता है। ब्राज़ील में, यहाँ इटली में, जर्मनी में ये एरो लगा हुआ है, रसिया में, और फिर यहाँ पर चाइना में, यहाँ पर साउथ कोरिया में, और यहाँ पर इंडिया में। ये जो 58.1 मिलियन टोनर्स के रूप में जो है इसका प्रोडक्शन दिखाया गया है। तो इसको आप विश्व मानचित्र पर देख सकते हैं। जो टॉप 10 क्षेत्र विश्व में लोहे का प्रोडक्शन करते हैं वो ये है। और यूएसए में 91.4 मिलियन टोनर्स, ये जो है यहाँ पर ये दिया गया है सबसे ज़्यादा मात्रा में। ओके, आगे की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं। और हाँ, ये भारत का सूची का हमने ये बताया था भिलाई इस्पात संयंत्र, इसको मैंने बताया था। भिलाई इस्पात संयंत्र यहाँ पर ढल्ली राजहरा बिल्कुल नज़दीक है। ढल्ली राजहरा से जो है भिलाई को लोहा प्राप्त हो जाता है, कोरबा क्षेत्र से कोयला प्राप्त हो जाता है, बिलासपुर से कोयला प्राप्त हो जाता है, और फिर यहाँ पर बालाघाट से मैंगनीज प्राप्त होता है। तेंदुआ टैंक से जो है इसको जल की आपूर्ति हो जाती है, और कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर ये स्थित है।
कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर ये स्थित है। तो इस प्रकार से इसका स्थानीयकरण भी लोहायस्क क्षेत्र में। हाँ, भारत में देख सकते हैं आप लोहायस्क औद्योगिक क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से ये भारत के औद्योगिक क्षेत्र है। अभी इसको हम भारत का पढ़ाते समय इसकी चर्चा करेंगे। मुख्य औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं, ये ब्लैक से ये बना हुआ है, जबलपुर, कानपुर, गोरखपुर, पूर्णिया, लेकिन लोहा इस्पात के जो क्षेत्र है वो यही है। आगे हम चलते हैं। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का विकास सूती वस्त्र उद्योग का विकास 18वीं शताब्दी के बाद में हुआ। इसमें भी बहुत सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सूती वस्त्र का जो कच्चा माल है मुख्य रूप से वो कपास है। कपास का प्रोडक्शन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर सूती वस्त्र जो है ज़्यादा बनाए जाएंगे। और इसमें भी कई प्रक्रिया होती है, जैसे कपास को जो है धुना जाता है, जिसको ओढ़ना कहते हैं। उसके बाद में उससे सूत बनाए जाते हैं, सूत काता जाता है, फिर उसकी बुनाई होती है, फिर उसको कलर दिया जाता है और फिर उसके कलर को साफ़ किया जाता है। इन सब प्रक्रिया के बाद में सूती वस्त्र का निर्माण होता है। तो इसको मुख्य रूप से बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे मैंने बताया था, कच्चा माल, सख्त के साधन, अनुकूल जलवायु, जलापूर्ति, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो सूती वस्त्र के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। सूती वस्त्र के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो चीन में संघाई, बीजिंग, नानकिन, कैंटन, वुहान और चुंगलिंग। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। ब्रिटेन में जो सूती वस्त्र के कारखाने हैं वो लंकाशायर, मैनचेस्टर, बेडफोर्ड, डर्बीशायर, यहाँ पर लिवरपूल बंदरगाह से सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। रूस में मास्को क्षेत्र जो है वो रूस का मैनचेस्टर कहलाता है। इवानोवा और लेनिनग्राड में होता है। ब्राज़ील में साओ पालो में सूती वस्त्र का प्रोडक्शन होता है। जापान में ओसाका, जापान का मैनचेस्टर ओसाको को कहा जाता है। तो ये चीज़ें मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड में 1790 में रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स में सूती वस्त्र का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर लावेल और मैनचेस्टर मुख्य क्षेत्र हैं। भारत में जो सूती वस्त्र है वो अभी हमने आपको बताया था कि भारत में कहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। भारत में सूती वस्त्र के जो कारखाने हैं, मैं बता दूं कि सूती वस्त्र के लिए प्रमुख जो है रॉ मटेरियल होता है कपास। और कपास जो है वो काली मिट्टी के क्षेत्र में ही ज़्यादा पैदा होता है। महाराष्ट्र और गुजरात के और इस गुजरात के इस हिस्से पर लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में लावा का प्रवाह हुआ था क्रेटेशियस एज में। ये पूरा क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर कपास का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मुंबई सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं। सूरत, जामनगर, अहमदाबाद, इंदौर, सोलापुर, ये जो है इस महाराष्ट्र और गुजरात के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, वाराणसी, इधर कोलकाता, ग्वालियर, दिल्ली, मोदीनगर, इन क्षेत्रों में जो है सूती वस्त्र के कारखाने मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हमने बताया था इसके लिए थोड़ा सा नम जलवायु की ज़रूरत होती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, हार्ड टेम्परेचर रहेगा, तो सूती वस्त्र के जो धागे होते हैं वो टूटने लगते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो सूती वस्त्र उद्योगों का जो जमघट है वो ज़्यादातर सम जलवायु वाले क्षेत्रों में, या जहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी प्राप्त होती है, वहाँ पर इनके उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो आगे की तरफ हम चलते हैं थोड़ा सा। कागज उद्योग। कागज उद्योग की जो स्थापना है वो इसमें 90% जो है कागज कास्ट लुगदी से तैयार किया जाता है। कास्ट लुगदी से 90% कागज तैयार किया जाता है। और कागज जो है मुख्य रूप से खासकर अखबारी कागज,
इसके कारखाने जो है उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु रहती है, और खासकर जो टैगा के वन क्षेत्र हैं, कोणधारी वन में, उन्हीं के आसपास क्षेत्रों में कागज़ उद्योगों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में कागज़ का उद्योग मुख्य रूप से हुआ है। इसके जो प्रमुख देश हैं कागज़ उद्योग के, पहला है कनाडा, दूसरा है यूएसए और फिर है तीसरा जापान। ये जो है, और स्वीडन, ये कागज़ उद्योग के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये जो है प्रमुख उत्पादक देश है जहाँ पर कागज़ का उद्योग विकसित हुआ। अब इसके बाद में हम चलते हैं, एक और उद्योग है चीनी उद्योग। ये चीज़ें मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उस समय इनको बहुत ही विस्तृत रूप में बताया जाएगा। इसमें आपको केवल यही याद रखना है कौन सा उद्योग, कौन सा नगर या कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थापित है, और किसके लिए वो नगर, या किसके लिए वो नगर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी को मुख्य रूप से आपको तैयार करना है। चीनी उद्योग का जो रॉ मटेरियल है वो है गन्ना। मैंने बताया था कि 1 टन चीनी के प्रोडक्शन के लिए 10 से 12 टन गन्ने की ज़रूरत होती है। 10 से 12 टन गन्ने को जब हम मशीन में ले जाएंगे, चीनी मिल में ले जाएंगे और उससे रस निकालेंगे, फिर सीरा और फिर चीनी बनाएंगे, तो वो जो है मटेरियल 1 टन निकलेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो चीनी उद्योग है वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, जहाँ पर गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहीं पर स्थापित किए गए। आपके गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, गोरखपुर, ये सब जो है चीनी उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में है। यहाँ पर भी चीनी मिलों की बहुत ज़्यादा भरमार है। तो हम मुख्य रूप से बता दे रहे हैं आपको कौन कौन से क्षेत्र हैं। चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर जो अभी है देखा, वो भारत का ही आ रहा है। अच्छा, चीनी भी 2 प्रकार से तैयार की जाती है, चूँकि एक चुकंदर से और दूसरा गन्ना से, लेकिन अधिकांश चीनी का जो प्रोडक्शन है वो गन्ने से मुख्य रूप से होता है, और गन्ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का प्रमुख पौधा है। तो इसमें हम प्रमुख देश देख लेते हैं। ब्राज़ील, चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील बस होने वाला है। दूसरा भारत, और तीसरा जो है वो है थाईलैंड। ये जो है चीनी उत्पादक के प्रमुख देश हैं, जहाँ पर चीनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अब हम चलते हैं मुख्य रूप से आते हैं विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर, जिस चीज़ को मुझे पढ़ाना है। विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं, इनको आप जान लीजिए, लास्ट में यही चीज़ें पढ़ाएंगे। आपके परीक्षा की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि विश्व के कौन से औद्योगिक नगर हैं और किन नगरों में कौन सा उद्योग ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका में चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पीटर्सबर्ग और बर्मिंघम, ये 2 जो है लोहा इस्पात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर लोहा इस्पात का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। पीटर्सबर्ग को जो है लौह इस्पात की राजधानी, विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है। अगला है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर है, वहाँ पर मोटर कार और ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। शिकागो एक मांस मंडी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है।
तो ये मांस उत्पादन के लिए यहाँ पर व्यापारिक पशुपालन का ये क्षेत्र कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ पर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बाड़े बना करके पशुओं को पाला जाता है और उनसे मांस का प्रोडक्शन किया जाता है। तो शिकागो जो है मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में लॉस एंजल्स, हॉलीवुड, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और फिर हमने बताया था सैन फ्रांसिस्को, ये सिलिकॉन वैली यानी कंप्यूटर और तकनीकी उद्योग के लिए ये पूरे विश्व में फेमस है। और सिएटल, यहाँ पर एल्युमिनियम के कारखाने हैं स्थापित किए गए हैं। अगला हम चलते हैं कनाडा में। कनाडा में मॉन्ट्रियल जो नगर है वो जलपोत और एयरक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबेक में जलपोत निर्माण और मैरीन इंजीनियरिंग, जो समुद्री जलयान से संबंधित जो पार्ट्स बनाए जाते हैं वो यहाँ पर है। ओटावा कनाडा में है, अभी हमने बताया है, एक कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हैमिल्टन लोहा इस्पात उद्योग, इसको कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है। टोरंटो, यहाँ पर इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ज़्यादातर इंजीनियरिंग के सामान यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब अगला है ब्रिटेन। हाँ, ब्रिटेन में आते हैं। ब्रिटेन में मैनचेस्टर नाम ही सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है और मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र है। लिवरपूल में जलपोत निर्माण व तेल शोधन के कारखाने स्थापित हैं। ब्रेडफोर्ड में ऊनी वस्त्र के कारखाने स्थापित हैं। लंदन में इंजीनियरिंग व परिवहन की सामग्री उपलब्ध है। डर्बीशायर में ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। आते हैं जापान में। परीक्षा में आपके ये परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में समझ लीजिए कि ये चीज़ें आ सकती हैं, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर इन्हीं पर ही फोकस किया जाता है। सामान्य प्रतियोगी छात्र भी इसी को ज़्यादातर पढ़ते हैं। नगोया ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट और मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। ओसाका, जैसे मैंने बताया था, इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यवाटा लोहा इस्पात, यानी इसको जापान का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। टोक्यो जलपोत व इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन में शंघाई वस्त्र व मशीनरी के लिए फेमस है। और फिर उसके बाद में अनसान लोहा इस्पात, यानी ये चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। बीजिंग वस्त्र और मशीनरी के लिए फेमस है। यूक्रेन, जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर लोहा इस्पात का प्रमुख क्षेत्र क्रिबोइराग है। सेंटियागो चिली में सेंटियागो शराब उद्योग के लिए फेमस है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है, ये मांस और डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। ब्राज़ील में साओ पोलो, ये कॉफ़ी उद्योग के लिए फेमस है। रियो डी जेनेरो, ये भी ब्राज़ील की राजधानी है, ये वस्त्र और कॉफ़ी उद्योग के लिए फेमस है। वेनेजुएला में माराकैबो, ये तेल शोधन उद्योग के लिए फेमस है। ऑस्ट्रिया में वियना, ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नीदरलैंड में रॉटरडम जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कोपेनहेगन में डेयरी उद्योग और वेनिस कांच के जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं उसके लिए ये फेमस है। अब आते हैं लास्ट में थोड़ा सा, स्वीडन स्टॉकहोम जलपोत निर्माण। दक्षिणी अफ्रीका में किम्बरले, हमने बताया था विश्व में हीरे की सबसे प्रसिद्ध खान किम्बरले में ही है और जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर सोने और हीरे से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, जो आभूषण होते हैं, वो मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। रूस में मैग्नीटोगोर्स्क, ये लोहा इस्पात के लिए फेमस है, यहाँ पर लोहास का भी उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता था। व्लादिवोस्टक, ये जापान में जलयान उद्योग के लिए फेमस है। मास्को व गोर्गी लोहा इस्पात व रसायन उद्योग के लिए फेमस है। बेल्जियम में एंटवर्प, ये हीरा उद्योग के लिए फेमस है। और पाकिस्तान में मुल्तान, जो मिट्टी के बर्तन के लिए प्रमुख है। और नाइजीरिया में आबादान, ये तेल शोधनशाला के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो आज के पार्ट में आपने मुख्य रूप से ये देखा कि कहाँ कहाँ पर लौहस के कारखाने हैं। मैं संक्षेप में बता दूं, आपने पढ़ा कि उद्योग क्या है, उद्योग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आपने पढ़ा लोहा इस्पात उद्योग के बारे में, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, कागज़ और चीनी वस्त्र उद्योग के बारे में। और फिर ये पढ़ा कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर
किस वस्तु या तत्व के उद्योग के लिए या उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, कहाँ पर किस प्रकार के उद्योग लगाए गए हैं। तो लास्ट जो ये 5 मिनट का पार्ट रहा है, 5 या 10 मिनट का, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसको मुख्य रूप से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, कौन से औद्योगिक नगर हैं और वहाँ पर किस प्रकार के उद्योग लगाए गए, यही आपकी परीक्षा से मुख्य रूप से संबंधित है। थैंक यू।